नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आईएएस प्रेप पर डेली 30 की जो क्लास है वो रोज आपके लिए इस तरीके से लाई जाती है कि आपका एक जीएस का टॉपिक और साथ में एक आपका करंट अफेयर का डेली का अपडेशन हो जाए। डेली का डेली आपका करंट अफेयर तैयार होता रहे और लास्ट में आपको जब एग्जाम देना हो तो आप इकट्ठा वाले जो वीडियो होते हैं एक साथ जिसमें हम डिस्कस करते हैं उनको देखें और एग्जाम देने चले जाएं और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। डेली 30 जो रोज देखते हैं उन्होंने बीओ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग इससे जुड़े हैं, आप लोग इसको अगर रोज देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए एक ऐसा मंच है, एक ऐसी सीरीज है जो आपको रोज तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आज का टॉपिक है अधातुएं। पहले हमने धातुओं पर डिस्कशन किया था, धातुएं और धातुएं मैंने वहां पर लिख दिया था, लेकिन वहां पर धातु किया था। आज अधातुओं का अलग करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसमें और क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। धातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं तथा इनसे चादरें व तार बनाए जा सकते हैं। और दूसरा है कि अधातुएं चमकीली होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं और इनसे चादरें और तार नहीं बनाए जा सकते। अगर ये भंगुर है तो भंगुर होंगी तो तार और चादरें कैसे बनाई जाएंगी? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और धातुएं जो अधातुएं जो है वो चमकीली नहीं होती हैं, इस पर पालिश भी नहीं की जा सकती है, ये चमकीली बिल्कुल होती ही नहीं है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही गलत हैं और डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, इसका पहला स्टेटमेंट है अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती, ये कुचालक होती हैं। सुचालक यहाँ पर गलत दिया हुआ है। धातुएं जो हैं वो सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, लेकिन एक अपवाद है जो अधातु में भी शामिल किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है और ग्रेफाइट इसका अपवाद है और ये विद्युत का अच्छा चालक होता है और ये अपवाद आपसे पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अधिकारी के बच्चे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी किसान हैं तो आप अधिकारी नहीं बन सकते। आप अपवाद बनिए। आपके गांव में आज तक किसी ने तैयारी नहीं की थी और आप एसडीएम बन जाएं, आप डीएम बन जाएं, आप जो चाह रहे हैं वो कर ले जाएं, तब आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अपवाद पर ही प्रश्न बनते हैं, अपवाद की ही चर्चा होती है। सामान्य तो सब कुछ है, जनरलाइज तो सब कुछ है, डेली 30 कुछ अलग है जो सबके समझ में नहीं आता है। आपके समझ में आ रहा है तो ये मैं मान रहा हूं कि आपका एक स्तर है, वास्तव में समझ में नहीं आता है। ठीक है, और इसी कारण से इसके व्यूज कम आते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई है, इतना समझदार मैं हूं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, धातुओं की विपरीत अधातुएं होती हैं क्या, विद्युत ऋणात्मक या धनात्मक? धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये निगेटिव होते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों जो है 1.00797, ये बी ऑप्शन पे जो दिया है ये होता है। ठीक है ना, 1.00797 ये होता है। और हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको एल्कली धातुओं के समूह में रखा जाता है। जो एल्कली धातु का समूह होता है उसमें इसको रखा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और दूसरा है हाइड्रोजन जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से इसको सुनिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन पाया नहीं, ये पाया नहीं जाता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की बहुलता होती है और इसी बहुलता के कारण ही बृहस्पति तथा शनि ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य तथा तारों का लगभग आधा भाग इसका हाइड्रोजन का बना है। बृहस्पति और शनि को छोड़ दे तो इसके अलावा सूर्य और तारों का जो लगभग आधा भाग है वो हाइड्रोजन का बना है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है पृथ्वी पर हाइड्रोजन विद्यमान है। किसमें विद्यमान है? कोयले में, पेट्रोलियम में, सभी जीवों में, वनस्पति पदार्थों में। क्या आप में हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, हाइड्रोजन तो है ही है। कोयले में भी है, पेट्रोलियम में भी है, तो इन सब में हाइड्रोजन पाया जाता है और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोजन के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन का उपयोग गैसोलीन के उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पत घी के निर्माण में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों का उपयोग, हाइड्रोजन का तीनों में उपयोग होता है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। धातुओं को काटने तथा जोड़ने में भी, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में और वनस्पत घी के निर्माण में, द्रव हाइड्रोजन का रॉकेट ईंधन के रूप में और गैसोलीन के उत्पादन में, इन सभी कार्यों में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो क्या कहलाता है? पोट्रियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। अगर ये तीनों दिए हैं आपके सामने तो ये तीनों होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं 1, 2 और 3 क्रमशः होती हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है पोट्रियम है, उसकी 1, ड्यूट्रियम की 2 और टाइट्रियम की 3 होती है। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक जिसका द्रव्यमान 2 होता है वो ड्यूट्रियम है। भारी हाइड्रोजन इसको कहते हैं, है ना, 1H2, या इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों इसके समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O, ये D2O वास्तव में ऐसे लिखा जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे लिख नहीं गया, तो D2O, ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है D2O, ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं, वो भारी जल कहलाता है। पहला सही है। और भारी जल की खोज पंक ने की थी। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में इसको मत टिक करिए, याद करने की कोशिश करिए कि आपने कहीं पढ़ा है पंख ने की थी। पंख ने किस चीज की खोज की थी? किसके लिए आप पंख को जानते हैं? जरा ये कमेंट में बताइएगा। और पंख ने भारी जल की खोज नहीं की थी। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और बार्सन, ये दो लोग थे, यूरे और ये थे बासबर्न, यूरे और बासबर्न, इन दोनों लोगों ने की थी। ये दो लोग थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का उपयोग होता है न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद करने में। उपयुक्त सभी रूपों में इसका प्रयोग होता है। ट्रेसर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये हाइड्रोजन के भारी जल के उपयोग के लिए दिए हैं। तो ये बिल्कुल सही है और इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कठोर जल। पहला दिया है। और दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। मृद और कठोर जल की परिभाषा इसी आधार पर हम करते हैं, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना दे उसे हम सॉफ्ट या मृदु जल कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और जो आसानी से झाग नहीं बनाता है, कठिनाई से झाग बनाता है, उसे कठोर कहते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, आसानी से बना रहा है तो ये मृदु या सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। और दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर जल में कठोरता अस्थायी प्रकार की है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसमें घुले हैं, इस कारण से है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है इसका, प्रकृति में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था 3 समस्थानिक ये पाए जाते हैं। तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या क्या हमने वहां पर बताया था। दूसरा है कि वायुमंडल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। बिल्कुल ये सही है। वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन है वो हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वैसे हम 16 कर देते हैं, लेकिन ये 15.9994 ये होता है। और प्रकृति में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। और वायुमंडल में उपस्थित समस्त जो ऑक्सीजन है ये हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला स्टेटमेंट है जल के में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:4 होता है, 1:4 होता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:4 यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरा है शुद्ध जल उदासीन होता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल एक यौगिक है जिसका जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, H2O होता है। और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है, 4 नहीं। तो पहला गलत है। और जो शुद्ध जल होता है वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। और वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे शुद्ध जो जल होता है वो रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जल जो होता है वो होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। उसका पहला स्टेटमेंट है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब अम्लीय जल होता है तो विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला तो सही है। अगर अम्लीय दिया हुआ है तो अम्लीय जो है वो क्या होगा, वो सुचालक हो जाएगा। जल अपने आप में वैसे कुचालक होता है और अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। दूसरा है, जल का बर्फ में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल द्रव है और द्रव से ये ठोस में बदल जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है ये किसका उदाहरण है, ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। और दूसरा है कि संपूर्ण जल का 61% भाग समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी डेंसिटी है वाटर की वो न्यूनतम होती है, मिनिमम हो जाती है। ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम ध्यान रखिएगा, कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। अधिकतम तथा और ये आयतन जो है वो न्यूनतम होता है और घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसका जो वैल्यूम है, वैल्यूम मिनिमम हो जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, भूलिएगा नहीं। संपूर्ण जल का 61% भाग समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्री क्षेत्र का विस्तार यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज आपको बता रहा है। 61% भाग समुद्री जल के रूप में नहीं पाया जाता, समुद्री जल के रूप में 97% भाग पाया जाता है और केवल 3% जो जल है वो शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन गंधहीन, रंगहीन और वायु से कुछ हल्की गैस है। ऑक्सीजन जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, आपको पता है, उसके बारे में यह प्रश्न है। गंधहीन, रंगहीन और वायु से हल्की गैस है। और दूसरा दिया है, इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और इसे हम लाइफ एयर में कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। और ऑक्सीजन गंधहीन, रंगहीन, लेकिन ये दो बातें तो सही है, लेकिन वायु से हल्की नहीं, वायु से भारी गैस है, वायु से भारी गैस है। तो पहला गलत हो गया। और इसे ठंडा करने पर ये नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जब इसको कूल करते हैं ब्लू लिक्विड ये बन जाता है। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस के मिश्रण का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? कृत्रिम श्वसन आप देखते हैं, ऑक्सीजन दी जाती है, तो कृत्रिम श्वसन में केवल ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ में उसमें हीलियम भी मिला होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर दिया जाता है। इसमें 88.9% इसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है। इसका जो भार होता है वो 88.9% होता है जो टोटल पाई जाती है। और ये गैस स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है और जलने में ये लेकिन सहायक होती है। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। तो ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है और इसका जो भार है वो 88.9% जल के साथ होता है। और लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है वो जलती नहीं है, स्वयं नहीं जलती है, लेकिन ये जलने में सहायक होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण है वो श्वसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों का जो प्रभाव होता है उससे ओजोन उत्पन्न होती है और ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन क्या होता है, O3 तो होता है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। प्रकृति में एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में जो उपस्थित होने का गुण होता है वो अपरूपता कहलाती है। ऑक्सीजन का अपरूप यह है,
ऑक्सीजन प्रकृति में एक से अधिक रूपों में अवस्थित होता है, पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अपरूपता भी आप जान गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग में बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली रंग रहित गैस है। और दूसरा है समुद्र तट से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता न्यूनतम होती है। तीसरा है कि ये ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया से बनती है। और चौथा है ओजोन गैस चांदी की चमक को पीला कर देती है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, आपकी जैसी आदत बनी हुई है ओजोन के बारे में प्रश्नों को करने की, वैसा प्रश्न ये नहीं रहा, लेकिन वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओजोन के बारे में जो ये दिया हुआ है कि ये ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया से बनती है, ये बात सही है। बाकी ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिकतम होती है, ये गलत हो गया। ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग में बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली, यहाँ पर लिखा हुआ रंग रहित है, ये रंगीन गैस है, ये गलत हो गया। और ओजोन गैस चांदी की चमक को यहाँ पर लिखा है कि पीला कर देती है, यहाँ पर पीला नहीं, ये काला कर देती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चांदी पीली आपने कब देखी होगी? चांदी का कलर कुछ दिन वैसे जब उसमें कुछ गंदगी होती है या जैसे भी होता है तो ओजोन के कारण भी ये काला हो जाता है, काली पड़ जाती है ना चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु भार 32.1 होता है। असत्य बताना है, सल्फर को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, ये भी बात सही है। पृथ्वी के पटल में सल्फर की प्रतिशतता 3% है, बस यही गड़बड़ है। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फर का प्रमुख यौगिक है। तो ये बातें सही हैं। और एक कथन आपको असत्य बताना था, वो सी कथन है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो मात्रा है, ये पृथ्वी पटल में प्रतिशतता है, ये 0.05% होती है, यानी 1% का भी आधा। यहाँ पर मैंने 3% दे दिया था, तो 1% का ये आधा होता है। बाकी सल्फर को रसायन का सम्राट कहा जाता है, इसका परमाणु भार 32.1 होता है। और सल्फर का प्रमुख यौगिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का प्रमुख यौगिक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। देखिए, मैं जिस स्पीड से इसको डिस्कस करता हूं, जाहिर सी बात है उस स्पीड से आप इसको तैयार नहीं कर सकते, तो आप रोक के पॉज करके वीडियो अपने हिसाब से इसको नोट करिए। अगला जो प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमण मामलों के लिए परीक्षण की सटीकता में सुधार तथा परीक्षणों की तेजी लाने के लिए किसके द्वारा मेगा प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही है? करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसकी जीएस की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं, और ये 20 तारीख से स्टार्ट है, 20 अगस्त से। 2 और 10 टेस्टों की ये श्रृंखला है, इसके साथ में कुछ आपको क्लासेस में। हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कल से यानी कि 19 तारीख से लाइव रहूंगा 3 से 4:30। आप लोगों को क्लास देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा और डिस्कस करूंगा आपके साथ। पढ़ाना शब्द मेरे लिए सही नहीं लगता, मैं डिस्कस करता हूँ। आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, लाइव क्लास है, उसमें मैं आपसे प्रश्न पूछ भी सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं। तो 3 से 4:30 के बीच में मैं रहूंगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आरओ के लिए अगर आप जीएस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, और हिंदी भी, हिंदी का क्रैश कोर्स चल ही रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है, उसकी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो गई, बस अपडेट हो जाएगा। तो आप 6307281212 पर, है ना, 6307281212 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आईएएस प्रेप एकेडमी, और उस पर आपको जो कोर्स चाहिए वो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ऐप भी आपके काम का है। उसमें मॉक टेस्ट डाले जा चुके हैं, आरओ के लिए भी और पीसीएस के लिए, तो वो 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट पड़े होंगे, उसको आप कर लीजिए। तो कोरोना वायरस के लिए जो ये मेगा प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं, किसके द्वारा विकसित की जा रही हैं? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर जो है उसके द्वारा विकसित की जा रही हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस जो ये मशीन होंगी, ये नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में 1500 से 3000 विषाणु जीनोम का अनुक्रमण कर सकने में सक्षम होंगी। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य जो पोर्टल है, स्वास्थ्य पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, वन स्टॉप समाधान है, और जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान करेगा। और इस पोर्टल का प्रबंधन जनजातीय कार्य मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में
230 से अधिक SEZ कार्यशील है, पहला स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सही है। और इनमें 65% जो है वो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये 5 राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिल्कुल रट लीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों की दोनों बातें सही है ना। और SEZ जो सेज है, सेज के माध्यम से 20 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं 2016 से 18 की तुलना में। ये 13% निर्यात इससे बढ़ा है। ये सारी चीजें जो फैक्ट है, 16 से 18 की तुलना में, 16 से 18 की जो अवधि थी उसके बाद 17-18 में हम देखेंगे तो निर्यात लगभग 13% हो गया है ये। और ये सरकार जो ये सरकार इस समय है, इन आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है। और निर्यात पर 100% का आयकर छूट, ECZ के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए शुल्क मुक्त घरेलू खरीद, इन सब का प्रावधान इस गवर्नमेंट ने किया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्यपाल मलिक ने 1819 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ये भी सही है। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया, ये भी सही है। दिया है 1985 में सत्यपाल मलिक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में उनको चुना गया था, लेकिन ये 1985 में नहीं, 1974 में चुना गया था। यह खाली गलत है। यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। एक आप अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको आप गलत करके सही कर सकते हैं, क्योंकि 3 आप सही से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, और जब 17 से 18 के बीच में वो बिहार के उस समय राज्यपाल थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? एयर बबल जो समझौता है, परिवहन सेवाएं संचालित करने के लिए ये किया जा रहा है। और ये जो समझौता हुआ है, ये मालदीव पहला पड़ोसी देश है, पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ अभी इसने किया है। तो फर्स्ट के रूप में इसको याद रखिएगा, किसके साथ किया है? मालदीव के साथ में, ठीक है। और भारतीय एयर बबल समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं किसी भी प्रकार का वैध वीजा रखने वाले जो भारतीय लोग हैं, वो इस भारतीय समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं अगर भारत का वीजा उनके पास है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कैंपा फंड का उपयोग किया जाएगा, CAMPA। ये जो फंड है, ये 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 राज्यों के वन मंत्रियों के साथ बैठक की है, उसके दौरान ये फंड जारी किया गया है। और ये जो फंड है, इसका उपयोग वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जाएगा, केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जाएगा। 80% कैंपा फंड का अभी निर्देश दिया गया है, और इस निधि का उपयोग वन अधिकारियों और बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के साथ साथ में वेतन का भुगतान करने के लिए भी किया जाएगा। तो वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए ओनली यहाँ से हटाया भी जा सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षणिक उत्पाद पेश किया है? तो असाइनमेंट जो है ये गूगल का है, और ये छात्रों के काम के लिए ग्रेड वितरित करने और पुरस्कार देने के लिए शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है एप्लीकेशन है। ये एक नया एप्लीकेशन है, और शिक्षकों और छात्रों के लिए कई शिक्षा उपकरण इस वर्ष गूगल ने लॉकडाउन के तहत जारी किए हैं, जिसमें मीट है, गूगल मीट, और जी सूट है, क्लासरूम है, ये सब जारी किया है ना। तो ये गूगल के ऐप्स हैं। तो साथ में ये ध्यान रखिएगा, गूगल का असाइनमेंट भी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के किन 2 जानवरों के संरक्षण के लिए स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान या स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण के लिए नई योजना का उल्लेख किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये 2 प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की, एशियाई शेर के लिए, और साथ में ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए है। तो शेर और डॉल्फिन के लिए ये किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 से लड़ने में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको पुरस्कार किया गया, किसको सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार है, पुरस्कृत किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन की ये पुत्री हैं। कोविड-19 से लड़ने में उनकी सलाहकार भूमिका
जो रही है उसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार, ये पुरस्कार का पूरा नाम ही है। और महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को भी सम्मानित किया गया है, इनके साथ में हेल्प किया था। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो कि आपकी संकट को समाप्त करेगा। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। बिल्कुल सही है, 8 सितंबर 2020 को ये सम्मेलन होने जा रहा है और आपका जब एग्जाम होगा 13 सितंबर को, उसके 5 दिन पहले, ऐसे याद रहेगा। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार जुलाई 2020 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 35 गीगावाट था। ये भी सही है, जुलाई 2020 तक। और भारत ने 2025 तक 100 गीगावाट और ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2025 तक नहीं, ये 2022 तक का लक्ष्य है। 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया है 100 गीगावाट का, 2025 तक का नहीं। तो यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना था, तो ये मिल गया आपको असत्य कथन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? थोड़ा शेयर और कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों के भरोसे नहीं, वो आपको ही करना होता है। तो आप अपना जो काम है वो करिए, जैसे मैं करता हूँ। बाकी कल 3 बजे हम मिलते हैं, लाइव आइएगा। और बाकी चीज़ें आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको उनका लाभ लेना चाहिए, तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी जो फ्री मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकें, और कोई कोर्स परचेज करना हो तो आसानी से कर सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।